बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। और उनके बनाए हुए मंदिर जब मैं धर्म से विभाग में था तो देखता था कि केदारनाथ से लेकर और उधर रामेश्वरम तक भारत के कोने कोने में है। तो आप सभी लोगों को जो कि आज सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं, मैंने गिना कि करीब 41 हैं, संख्या ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई, 41 जो सम्मान प्राप्त करने जा रही हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। निश्चय ही आप लोगों ने एक जो अभी बात चल रही थी कि समाज में नारियों का योगदान, तो उसी योगदान की अभिस्वीकृति जो है सम्मानों के माध्यम से की जा रही है। और मैं शीतल जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे, अभी मैं पूछ रहा था सांसद जी से कि विमेंस प्रेस क्लब का इतिहास कितना पुराना है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं यहाँ पर कलेक्टर हुआ करता था तब ये अस्तित्व में नहीं था। फिर जो है मैं जब CPR था, कमीशन पब्लिक रिलेशन, तब भी मैं नहीं जानता था। खारीवाल जी जरूर थे, उनसे होती रहती थी बातचीत, लेकिन विमेंस प्रेस क्लब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। और अब जब उन्होंने मुझे बताया कि इतनी सब गतिविधियां जो हैं वो ये प्रेस क्लब कर रहा है, तो मुझे ये एक दूसरा प्रमाण लगा कि क्या कुछ किया जा सकता है इस इनिशिएटिव के माध्यम से। हम भारत को यदि देखें तो कुछ बातें रेखांकित करने की हैं नारी के बारे में, शक्ति के बारे में। एक तो ये है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि भारत में हमें कोई उस तरह का गॉडेस आंदोलन नहीं चलाना है जिस तरह का कभी अमेरिका और यूरोप में 70 के दशकों में चला था, क्योंकि उनके समाज में कल्पना ही नहीं थी देवी की। वहां तो एक ईश्वर है, वो एक फादर फिगर है। लेकिन एलिजाबेथ कैंडी स्टैटन की तरह भारत को जरूरत नहीं है कि कोई वीमेंस बाइबल पृथक से गढ़े। यहाँ तो शक्ति की संकल्पना बहुत पुरानी है, और वो इतनी पुरानी है कि यदि हम उसका निकटतम जो वो ले लें तो ग्रीको रोमन जो समय था, एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में, उससे यदि हम तुलना करें तब हमें उसका महत्व समझ में आएगा। यानी वो समाज, वो सभ्यताएं थी, एथेनियन सभ्यताएं या रोमन सभ्यताएं, कि जहां ये माना जाता था कि स्त्री को सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं है, जहां स्त्री की आयु गणना ही तब से शुरू होती थी जब उसका विवाह हो जाए। यानी उसका विवाह का दिन उसके एक तरह का जन्मदिन है। वो स्थिति थी उन समाजों में कि जो प्लेटो और अरस्तु, जो कि उन दो ऐसे दार्शनिकों की तरह हैं जो कि उसके प्रतिनिधि माने जाते हैं उन समाजों के, तो उसमें प्लेटो का कहना यह था कि स्त्री के पास आत्मा नहीं होती, यानी अ वुमेन इज अ सोललेस क्रीचर। एक नारी जो है वो आत्माहीन प्राणी है, ये उसकी परिभाषा थी। दूसरी तरफ हमारा देश था भारत, जो कि जड़ और चेतन, चराचर में जो है एक ही आत्मा, एक ही चैतन्य का प्रसार देखता था। हमारे यहाँ जब शक्ति की कल्पना यूं थी कि देवता महिषासुर से परेशान हो गए या शुंभ निशुंभ से परेशान हो गए, तो देवी की शरण में गए अपनी रक्षा के लिए। और उस तरफ ग्रीक समाज में हालत थी कि वहां नारी के लिए पुरुष अंगरक्षक रखे जाते थे जिनका नाम होता था काइरियोस। तो वो काइरियोस रखे जाते थे नारी की रक्षा के लिए, पुरुष अंगरक्षक।
और हमारी संस्कृति ये थी, हमारा देश ये था कि वो देवताओं को देखता था कि देवी की शरण में गए हो। अरस्तु ये कहते थे कि अ वुमेन इज एन इम्परफेक्ट मैन, कि एक महिला जो है एक अपर्याप्त पुरुष है, अपूर्ण पुरुष। वो ये कहते थे कि पुरुष किसी खास सामर्थ्य के चलते पुरुष है और स्त्री जो है किसी खास असामर्थ्य के चलते स्त्री है। और उनका कहना था कि ये अच्छा ही है कि पुरुष स्त्री के ऊपर चार्ज ले लेता है। अरस्तु का ये कहना था कि स्त्री जो है एक अनुपजाऊ पुरुष है, इनफर्टाइल मैन। यानी जो स्त्री भारत में हिरण्यगर्भा मानी जा रही थी, जो स्त्री जिसको कि हमारे शास्त्र जो हैं वो पराजननी या परम जननी कह रहे थे, जिसे मातर जगदोखिलस्य कह रहे थे, जिसे ये कह रहे थे कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस समय जो है पश्चिमी सभ्यताओं का स्तर ये था कि वो स्त्री को अनुपजाऊ पुरुष, अपर्याप्त पुरुष और सोललेस क्रीचर बताया। इस पृष्ठभूमि में जब हम देखेंगे तब हमें हमारे समाज का महत्व समझ में आएगा, तब हमें हमारी भारतीयता का महत्व समझ में आएगा। और इस पृष्ठभूमि में जब देखेंगे तब हमें यह भी समझ में आएगा कि हम अपनी आस्था मूलों से कितने किलोमीटर दूर चले गए हैं। हमारी आस्था और हमारे आचरण के बीच में कितना फर्क हो गया है, कितनी फाक पैदा हो गई है। वो स्थिति हो गई है कि भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के मामले में आज विश्व में दो सबसे ज्यादा बदनाम देश जो हैं उनमें से एक भारत है और एक चीन। यानी संसार के दो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश, संसार के दो सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या वाले देश में। हम कहते हैं कि नारी भक्षी, हम कहते हैं कि नरभक्षी हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारे समाज में कुछ लोग नारी भक्षी। हम कहते हैं कि नरसंहार है, लेकिन आप यदि कभी ये आंकड़े उठाएं कि पिछले 2 दशकों में कन्या भ्रूण हत्याएं कैसे हुई और उसके कारण जो है जो लिंगानुपात है वो कैसे कम हुआ, तो आप पाएंगे कि नरसंहार नहीं नारी संहार हो रहा है। और उसको बहुत ज्यादा सावधानी से देखना वो एक तरह का सिर्फ नारी का कर्तव्य नहीं है, उन सभी लोगों का कर्तव्य है जो कि हमारे समाज को जो है एक उन्नत और प्रगतिशील समाज के रूप में देखना चाहते हैं। यानी दूसरों के साथ हिंसा तो हो सकता है कि उनके जीवन में होती हो, नारी के साथ हिंसा जो है उसके इस पृथ्वी पर जन्मने से पूर्व ही शुरू हो जाती है, कन्या भ्रूण हत्या की शक्ल में। रक्त बीज को मारने वाली देवी जो है वो अपने सामने बीजों का रक्त देखती है। तो वो जो आस्था और आचरण के बीच का जो फर्क है वो एक चुनौती है, और उस चुनौती को हल करना जो है हमारे समाज की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। और उसमें हम अभी बहुत सारे सेल्फ डिफेंस की बात कही जा रही थी कि, और वो अच्छी बात है कि सेल्फ डिफेंस सिखाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें पुरुषत्व की परिभाषा को भी नए सिरे से गढ़ना होगा। नारी को तो बहुत सिखा दिया, लेकिन पुरुषों को बहुत सारा सिखाने की जरूरत है। आज जो है पुरुष नारी को जो है भावुक और संवेदनशील के स्टीरियोटाइप में गढ़ते हैं, और पुरुष को जो है मैचो मैन की तरह की अक्खड़ हो और जो है थोड़ा सा रेकलेस हो तो उसको जो है वो आप पुरुष कहेंगे। क्या इस परिभाषा में परिवर्तन करके उस पुरुषत्व को हम लोग सम्मान देना और उस पुरुषत्व के आधार पर पुरुष को परिभाषित करना शुरू करेंगे कि पुरुष वो है जिसकी उपस्थिति में नारी सुरक्षित महसूस करे, आश्वस्त महसूस करे। जब उस तरह की मानसिकता हम तैयार कर सकेंगे तब जाकर ये इस स्थिति में सुधार आ पाएगा।
अन्यथा नहीं आएगा। और जो कहना चाहिए कि स्त्री की या नारी की जो क्रिएटिविटी है, उसको, उसके जो कहना चाहिए कि उसकी एक जो मौलिकता है, उसको हम, उसकी जो वैयक्तिकता है, उसको सिर्फ सामाजिक संबंधों से परे देखना भी शुरू करें। यानी हम नारी को अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी जो पत्नी, अपने ही संबंधों में ही क्यों चरितार्थ करना चाहते हैं? क्यों ऐसा नहीं है कि वो उससे भी अधिक कुछ है? जो दुर्गा सप्तशती यदि आप देखें या मार्कंडेय पुराण देखें, तो वहां पर 3 चरित्र हैं। एक महाकाली का चरित्र है, एक महालक्ष्मी का चरित्र है और एक महासरस्वती का चरित्र है। और महाकाली के चरित्र में भी कोई जो है मातृ ग्रंथि नहीं है। वहां मां महाकाली वो विष्णु को जगाने का काम कर रही है ताकि मधु और कैटम का संहार किया जाए। वो जागरण का कार्य कर रही है, वो मातृत्व का काम नहीं कर रही है। वहां यदि आप महालक्ष्मी का चरित्र देखें तो वो महिषासुर मर्दिनी है। वो कोई चाइल्ड बियरिंग वाला कोई रोल जो है वो नहीं प्ले कर रही है। वहां देवता परेशान है महिषासुर से और उनके पास रक्षा मांगने गए हैं, और देवताओं की शक्ति का संपुंजन, उनका समुच्चय वो देवी है। और इसी तरह से जो महासरस्वती है वो भी कोई मातृत्व की भूमिका अदा नहीं कर रही है। यानी दुर्गा सप्तशती का साफ साफ कहना यह है कि स्त्री को, स्त्री की परिभाषा को मात्र स्थानिक नहीं बनाया जा सकता। ये उस चीज से फर्क है जो कि पश्चिमी समाज में चलता है कि जो ये कहता है कि द फैमिली मस्ट गो, जो उनका एक फेमिनिस्ट का आंदोलन चला और उसमें उन्होंने परिवार के ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये वैसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जो मातृत्व को अनवर्दी एंडीवर कहता हो, जैसे कि जो है पश्चिमी फेमिनिस्ट कहते हैं। ये वो स्थिति है कि जहां ये कहा जा रहा है कि स्त्री मातृत्व और उन पारिवारिक भूमिकाओं से कहीं ज्यादा है। उसकी अपनी वैयक्तिकता है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी जीनियस है। उस जीनियस का प्रकाश जो है वो देवी के रूप में है। यानी महाकाली सिर्फ काल का ही, टाइम का ही प्रतीक नहीं है, वो टाइम के ट्रांसेंडेंस का प्रतीक है, इसलिए वो महाकाली है। महालक्ष्मी जो है लक्ष्मी के रूप में ऐश्वर्य या वैभव का प्रतीक नहीं है, उसके ट्रांसेंडेंस का प्रतीक है, उसको अतिक्रांत कर जाने का प्रतीक है। और इसी तरह से महासरस्वती है, वो सिर्फ ज्ञान का प्रतीक नहीं है, ज्ञान के आगे भी जो भावना और अनुभूति के बहुत सारे धरातल हैं वो उनका प्रतीक है, उनकी अतिक्रांति का। तो ऐसे जो संस्कृति में रहकर कि जहां नारी की किसी तरह की नैरो टाइप कास्टिंग के विरुद्ध जो है इस तरह के चरित्र गढ़े हों, ऐसे उसमें रहते हुए हम लोगों को भी ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम जो है नारी की इयत्ता को, उसकी अस्मिता को, उसकी आइडेंटिटी को कोई सीमित फ्रेमवर्क में न देखें। आज आप सभी लोगों ने ये जो विमेंस प्रेस का अपने कार्यक्रम किया है, ये भी इसी बात का प्रतीक है कि आप लोग उस फ्रेमवर्क से कहीं बाहर जाकर स्वयं को देख रही हैं और दूसरे लोगों को भी इसी तरह से देखने में मदद कर रही हैं। आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं बुला रही हूँ सहज सरल सौम्यता की प्रतिकृति। हमेशा यही कहते हैं कि हौसला कम न होगा मेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की हर मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। अपनी उम्दा सोच, उत्कृष्ट कार्यशैली से शहर को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले विश्व प्रिय, अच्छा सर ने बोल दिया है, आदरणीय शंकर लालवानी जी ने आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित की है जो आज सम्मानित होने जा रहे हैं, और जो यहाँ बोलते सब ताली बजा दीजिए। तो अब चलते हैं आज के मुख्य आधार की ओर। आज हम जिनका सम्मान करने जा रहे हैं उस सम्मान की
श्रृंखला को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं शीतल जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि आप भी इस सबसे पहले आज कविता दीदी ने ही सबको शुभकामनाएं दी और मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय अर्चना दीदी, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि अपने हुनर से आदिवासी अंचलों को समृद्ध करने वाली आज 11 आदिवासी महिलाओं का भी हम इस मंच के माध्यम से सम्मान करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली हुनर के माध्यम से अपने अंचलों को आज समाज में एक नई दिशा दी है। हम उन्हीं से इस सम्मान श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय सीमा वास्केले जी को कि कृपया वे मंच पर पधारें। सीमा वास्केले जी हमारे बीच उपस्थित हैं। शर्मा जी जी मैं बुला रही हूँ आदरणीय सीमा वास्केले जी को। आप राष्ट्रीय प्रभारी नारी शक्ति बड़वानी से विशेष रूप से हमारे बीच पधारी हैं। आपका सम्मान करते हुए हम लोग हर्षित और गौरवान्वित हैं। इसके बाद सुधा बघेल जी जो कि समाज सेवी है बड़वानी से, वे कृपया मंच तक आ जाएं। बड़वानी से सीमा वास्केले जी हमारे साथ हैं। इसके पश्चात आमंत्रित हैं सुधा बघेल जी जो कि बड़वानी से समाज सेवी है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है। सुधा बघेल जी के बाद मंच तक आमंत्रित कर रही हूँ नीता दुबे जी जो कि प्रशासनिक अधिकारी बड़वानी से हैं। नीता दुबे जी भी ससम्मान आमंत्रित है। सुधा जी आप मंच तक आ जाएं। सम्मान लेकर आप लोग उल्टे हाथ की तरफ से उतर जाइएगा, सीधे हाथ से आप लोग चलिएगा। हमारे साथ मंच पर है सुधा बघेल जी जो कि समाज सेवी है बड़वानी से है। नीता दुबे जी के बाद मंच तक आमंत्रित कर रही हूँ सीमा सस्ते जी जो कि अतिथि शिक्षक है बड़वानी से। आज के इस आयोजन में जो हमारे साथ सहभागी रहे हैं उनका भी हम इस मंच के माध्यम से स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और मैं अंत में बुला रही हूँ मानसी ब्यूटी पार्लर की संचालिका आदरणीय उन्नति सिंह जी को कि वे आए। आज हमारी सारी महिलाओं को उसका मेकओवर करने में उन्नति सिंह जी ने महती भूमिका अदा की है। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ उन्नति सिंह जी को कि वे कृपया मंच पर आए। आप सभी का मैं आदरणीय शीतल जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथियों के मानस पटल पर आज के आयोजन की याद सदैव चिरंजीवी रहे, इसे हमारा स्नेह का प्रतीक उन्हें समर्पित कर रहे हैं। मैं आदरणीय अर्पण भाई से अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह कृपया मंच तक पहुंचाने का कष्ट करें। ये सभी अतिथियों के लिए इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह हमारे स्नेह के भाव का हम समर्पित कर रहे हैं। और यह स्नेह का प्रतीक बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ और अपने भाव के साथ तैयार किया गया है। मैं शीतल जी से अनुरोध करूंगी कि सबका हम स्नेह का प्रतीक सबकी गाड़ी तक पहुंचा देंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। हमने प्रतीकात्मक आप सभी को अपने स्नेह का प्रतीक भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन में विनीत जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वे भी कृपया पधारें और अपना स्मृति चिन्ह अपने अतिथि के कर कमलों से प्राप्त करें। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय सरिता शर्मा जी को कि कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर
सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, आभार व्यक्त करें। आदरणीय सरिता शर्मा जी। मोयरा सरिया से हमारे बीच रोहन जी भी हैं, कृपया मैं उन्हें मंच पर ससम्मान आमंत्रित है। रोहन जी, मोयरा सरिया से रोहन जी हमारे साथ हैं, कृपया उन्हें मंच तक आने का मेरा सम्मान पूर्वक निवेदन। इन्हें दे दूंगा, ये सुबह ले आएंगे। ठीक है, फिर मैं रख लूँगा, मैं रख लूँगा। मतलब 7 साल से और बोल दीजिएगा लाइव हो गया, एंड अब मत लाइव कीजिएगा ना, एंड हो चुका, बिल्कुल प्रोग्राम एंड हो गया। फोटो के लिए आ जाए, फिर फोटो हो जाए, इसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे। ठीक है। हाँ, ग्रुप फोटो। सभी का जो सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित होने वाले साथी अपने सम्मान के साथ मंच तक आ जाएं। अतिथियों के साथ एक समूह चित्र जो कि आपके लिए भी सदैव यादगार रहेगा, और उसके बाद डिनर करके जाएं। और सम्मानित होने वाले हमारे सभी महिला साथियों के लिए एक गिफ्ट पैक भी है, वो भी आप लेकर ही प्रस्थान करें। सरिता जी कब तक? दीपक जी, प्रोग्राम जो है लगभग एंड हो चुका है। हाँ, ठीक है ना, आपको ले लीजिए लास्ट मोमेंट, मतलब फाइनल जो है, क्या बोलते हैं इसको, जो सभी सम्मान हुआ है उन लोगों के साथ ग्रुप फोटो होगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आप इसके बाद पहले से लाइव हटा दीजिएगा, ये जो अभी फ्रेम चल रहा है। हाँ, चलाइए मेरे को, ठीक है। अरे व्यवस्थापक भाई साहब जहाँ कहीं हो, कृपया ये समय हटा लीजिए, तो हमारे सभी की एक लाइन व्यवस्थित लग जाएगी। अरे आप पीछे आइए, कैमरे से पीछे आइए आप। अरे भैया सामने देखिए मैडम, आप पीछे महेंद्र सौंदर्य जी और पीयूष पारे जी भी कृपया मंच पर आमंत्रित है। दीदी रुकिए आप लोग हेलो, आप लोग पीछे चले जाओ मंच। हेलो बढ़िया, ऊपर चले जाओ। वो ग्रीन साड़ी में खड़े ना, उनका फोटो ले ले यार, सिंगल दे देना उनको। थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा।
था? मैंने बैटिंग फोरम में था नहीं हो सकता है कि मैं बैटिंग फोरम में था। अब हुक्म करा बताया था जिसको नहीं ऐसी कोई बात प्रोग्राम में होगा। बात हाँ बाद में बात करूँगा। अभी आप डिस्टर्ब मत करो। एक मिनट रुकना, आप आगे आ जाओ तो आगे चलो एक मिनट के साथ बोल के आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वुमेन्स प्रेस क्लब की ओर से शीतल जी उनकी टीम की ओर से यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी डिनर कर प्रस्थान करें। महेंद्र सौंदर्य जी और पारे जी जहाँ कहीं भी हो कृपया गेस्ट तक पहुंचे। मैं सरिता शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि विधिवत धन्यवाद ज्ञापित करें। सर्वप्रथम हमारे इंदौर शहर सांसद शंकर लालवानी जी, जीतू भाई, कविता जी पाटीदार एवं सभी प्रधान सभी अतिथियों का वुमेन्स प्रेस क्लब मध्य प्रदेश दिल से आभार करता है। प्रधान में सभी महिला साथियों का जिन्होंने आज आकर यहाँ का वो बढ़ाया, उन्हें सबका बड़े दिल से आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद।